ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के 15 लेक्चर आ चुके हैं। ये चैप्टर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। खैर कोई बात नहीं। प्रिज्म पढ़ रहे थे। प्रिज्म का एक बेसिक पार्ट कवर हो चुका था। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? सच पूछे तो प्रिज्म में वहीं से क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं आते कहीं से। एक थोड़ा सा पार्ट जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी प्रिज्म में क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ ये है कि एक पूछने के लिए कुछ भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने प्रिज्म के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला पढ़ा था। एक बहुत बड़ा सा फार्मूला था, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। अगर याद हो तो हमने पढ़ा था म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस मिनिमम डिविएशन अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मिनिमम डिविएशन की स्थिति आ जाए तो हम आई और ई या कि I1 और I2 को बराबर कर देते हैं। एक और चीज आप जानते हैं कि जो I होता है, सॉरी जो R1 होता है और R2 होता है वो किसके बराबर होता है? A के बराबर होता है। मिनिमम डिविएशन की स्थिति में R1 भी R2 के बराबर हो जाता है डेल्टा M की कंडीशन में। इसलिए R इक्वल टू कितना हो जाता है V अपॉन R। क्या है इस चीज में आपको संदेह नहीं होना चाहिए। R क्या है? R क्या है? पहली बार R क्या था? पहले सरफेस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया था, और दूसरी बार R क्या था? एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिस पे वो बाहर निकलते हैं। सारी कहानी हम बता चुके हैं। इन चीजों के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन की बात आप खूब अच्छे से कर चुके थे, उसी के क्वेश्चन बनते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ एंगल ऑफ डेविएशन से ही क्वेश्चन बनते हैं प्रिज्म से। खैर एक बात है कि स्टडी में और स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या है, और लगभग सभी अध्यापकों को ये समस्या झेलनी पड़ती है। अगर आपका पेपर हुआ 100 नंबर का पेपर हुआ, 95 नंबर का पेपर आपके नोट्स में आ गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। 5 नंबर का नहीं आया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। खैर ये तो हमेशा ही झेलना पड़ता है, सभी को झेलना पड़ता है। पूरे 11th और 12th में पूरा अभी तक वो बहुत अच्छा था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थोड़ा कमजोर जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खैर मन में रखे रहिए। हाँ मैं जानबूझ के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत कमजोर हुआ है, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ कि एडवांस लेवल तक ये टच नहीं हुआ है, पर मेंस के क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, और नहीं बन रहा है इसके पीछे कमजोरी आपकी है। तो इसलिए बार बार रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। खैर हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर चुके थे, एक बार फिर से एंगल ऑफ डेविएशन पे आपको लेके आते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल्टा से डिनोट करते थे, और अगर आपको याद हो तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए का फार्मूला हमने पढ़ा भी था। ई क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस, किससे बाहर निकलता है। इस फार्मूले पे डिपेंडेंसी डिपेंड भी नहीं। अगर आप कोई आपसे पूछे कि एंगल ऑफ डेविएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आप कह दे आई पे डिपेंड करता है, यस डिपेंड करता है, आप कह दे ए पे डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है, पर इस फार्मूले के अनुसार आप डिपेंडेंसी ना देखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, रो केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। सेम इसी प्रकार के डेल्टा है, डेविएशन है, डिपेंड करता है। नो डाउट एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, पर इस फार्मूले के अनुसार डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो कैसे डिपेंड करता है? आप हेडिंग लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारक। जो पहला है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका प्रिज्म। आप याद रखिए कि अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ना मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। खैर छोड़िए, ठीक है। जितना बढ़िया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, उतना बढ़िया वो डेविएट होगी, उतना ज़्यादा नॉर्मल से दूर हटने का प्रयास करेगी, तो उतना ज़्यादा डेविएशन, स्वाभाविक सी बात। ठीक है। दूसरा आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म अगर आप ए बढ़ाइएगा तो डेल्टा भी बढ़ेगा।
ओहो, ये थोड़ी समस्या है। आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये बढ़ाने की डेल्टा घटना चाहिए, क्योंकि माइनस वाली क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन नहीं, आपको यहाँ से देखना ही नहीं है ना। राज की बात, अगर एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा, जेई में से पूछा जा चुका है, याद रखेंगे इस चीज़, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन बढ़े, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा तो डेविएशन एंगल बढ़ेगा, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़। और तीसरा चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ वेवलेंथ को, दिख रहा है क्या वेवलेंथ? हाँ, ये जरूर, अगर वेवलेंथ आप बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा, अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछा गया है वो देखिए। विब्योर आप जानते हैं खूब अच्छे से, और आप ये भी जानते हैं कि इधर जाने पे लैम्डा बढ़ता है, नहीं जानते हैं क्योंकि हमने ये चैप्टर छोड़ दिया, ठीक है। पर जान जाइए, हमने इस चैप्टर के शुरुआत में भी जो ये रे ऑप्टिक्स चल रहा है, इसके शुरुआत में भी हमने कहा था कि लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास ये होती है और लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास ये होती है, और इसी रेंज में हमारी विजुअलाइजेशन होता है, उसी में विब्योर होता है, अगर याद हो तो इधर से इधर जाने पे लैम्डा बढ़ता है, और स्वाभाविक रूप से अगर इधर से इधर जाने पे लैम्डा बढ़ेगा तो इधर से इधर जाने पे एंगल डेविएशन, मतलब डेविएशन एंगल किसके लिए सबसे ज्यादा? बैगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा, किसके लिए? बैगनी रंग, पूछा जा चुका है किसके लिए विचलन कोण सबसे ज्यादा होता है। बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन, और जेई में भी, नीट में भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ेगा तो इधर जाने पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा, मतलब लाल रंग के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे, और बैगनी रंग के लिए सबसे पूछा जाता है। अच्छा, अब हम इस चीज को क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं? रंग के साथ ही, किस रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा कर सकते हैं? अच्छा, अगर आप ये सोच के देखिए कि हम कह रहे हैं कि बैगनी रंग सबसे ज्यादा डेविएट होगा, बैगनी रंग सबसे ज्यादा डेविएट होगा तो बैगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। पूछा जाता है कि किस रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, किस रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनडायरेक्टली पूछा जाता है। आपसे ये डायरेक्ट पूछ लिया आप जान जाओगे, आपसे ये डायरेक्ट पूछ लिया आप जान जाओगे, दोनों को कॉम्बिनेशन पूछता है। किस रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा? जिस रंग के लिए डेविएशन एंगल सबसे ज्यादा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है जिसके लिए डेविएशन एंगल सबसे ज्यादा, तो जिस रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, किसके लिए सबसे ज्यादा? एंगल ऑफ डेविएशन सबसे लिए किसके ज्यादा? सबसे ज्यादा डेविएट कौन होता है? बैगनी रंग, सबसे ज्यादा डेविएट बैगनी रंग। इधर जाने पे बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा तो बढ़ा रेड के लिए वेवलेंथ जिसका सबसे ज्यादा उसके लिए डेल्टा सबसे कम, तो इधर जाने पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। बैगनी रंग के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा, तो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज्यादा। अब डायरेक्टली ये चीज नोट करेंगे, आप बिल्कुल ये चीज नोट करेंगे, डेल्टा मैक्स किसके लिए? बैगनी रंग के लिए। डेल्टा मिनिमम लाल रंग की चीज, और डेल्टा मैक्स तो म्यू भी मैक्स, डेल्टा मैक्स तो म्यू भी मैक्स, डेल्टा मिनिमम, ठीक, याद रखेंगे इस चीज को। म्यू मैक्स, डेल्टा मैक्स बैगनी रंग के लिए, म्यू मिनिमम, डेल्टा मिनिमम लाल रंग के लिए, ठीक है। क्योंकि बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है, क्योंकि बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है अपने दृश्य क्षेत्र में, है ना, विजुअल स्पेक्ट्रम जो है उसमें बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इस हिसाब से उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि बैगनी रंग के लिए डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसके लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, इन चीजों को पकड़ के चलना है। और यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और कंफ्यूजन क्वेश्चन बनते हैं, आप कंफ्यूज हो, ठीक है, नोट करिएगा इन चीजों को। मैं बता रहा हूँ, आराम के साथ, एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए, आप भटकिए नहीं रास्ते से, आप बहुत जल्दी भटक जाते हैं। समस्या इस चीज़ पे है कि होता है, मोटाई सबको घेरती है, आपको भी घेरती है, पर इस तरह ना मोटाएं कि अपना कैरियर बर्बाद करें, कोई किसी का नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सिर्फ अपने से मतलब रखिए, डिविएट हुआ करिए तो थोड़ा अपने आप को मोटिवेट किया करिए,
इधर उधर की बातों में ना पड़ा करिए, चुपचाप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और स्वाभाविक बात है कि कोई ना कोई चैप्टर तो वीक होगा, हर चैप्टर 100% कहीं किसी का नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मेरा कमजोर है, मैं ये कह रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थोड़ा टफ है और चैप्टर्स की अपेक्षा थोड़ा टफ है। और जैसे मैंने 11वीं में कहा था कि रोटेशन को आदमी छोड़ देते हैं, वैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वही चीज़ है जैसे रोटेशन, वहाँ भी इतना ही समय लगा था, तो लगभग वही चीज़ है। जैसे वहाँ रोटेशन को आदमी छोड़ दिया करता है, पर फिलहाल वहाँ मज़ा आया था इसलिए कि वहाँ सब कुछ दिखता था। आप जितना दूर पे फोर्स लगाओगे उसका टॉर्क उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मैंने दरवाजे पे हाथ लगा के दिखाया था कि अगर आप एक्सिस के पास में फोर्स लगाओगे तो उसका टॉर्क कम मिल पाएगा, और एक्सिस के ज़्यादा दूर पे टॉर्क लगाओगे तो ज़्यादा फोर्स मिल पाएगा और ज़्यादा बढ़िया घूमेगा। दिखा मैं क्या दिखाऊँ, लाल रंग बैगनी रंग कहाँ, मिरर कहाँ, क्या कुछ नहीं ना, थोड़ा इसलिए दिक्कत होती है बस, बाकी और कुछ नहीं। खैर, एंगल ऑफ डेविएशन की जो एक और डिपेंडेंसी है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो और फैक्टर है क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ भी क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनते आए हैं, मैं अभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ एडवांस का एक, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी हमने पढ़ा कि या कि बढ़ाने पे बढ़ेगा या कि बढ़ाने पे घटेगा। जैसे प्रिज्म एंगल के बढ़ाने पे बढ़ेगा, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाने पे बढ़ेगा क्या, डेविएशन। वेवलेंथ को बढ़ाने पे घटेगा, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा होता है कि शुरुआत में कुछ समय तक एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर डेल्टा बढ़ता है, एक समय ऐसा आता है कि उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेल्टा एकदम मिनिमम हो जाता है, और उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे फिर से बढ़ने लगता है। और ऐसा प्रैक्टिकली पाया गया, ऐसा मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली है ना, प्रायोगिक रूप से यह पाया गया। प्रायोगिक रूप से यह पाया गया, क्या पाया गया कि ये ग्राफ देख लीजिए, ऐसे ये ग्राफ होता है। यहाँ पे आई का वो वैल्यू है जहां पे डेल्टा मिनिमम है, ठीक। इस एक्सिस पे मैं आई को ले रहा हूँ, इस एक्सिस पे मैं डेल्टा को ले रहा हूँ। मतलब इंसिडेंस एंगल का केवल एक वैल्यू है, ऐसा केवल एक वैल्यू है जिस पे डेल्टा मिनिमम होगा, तो होगा ही यार, कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम एक ही चीज की लेना होगा। तो एक इंसिडेंस एंगल के एक वैल्यू पर डेल्टा मिनिमम होगा, वो क्या होगा हमें नहीं पता, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग वो होगा, उससे बहुत ज्यादा मतलब है। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या कह रहा हूं कि हर एक डिविएशन के लिए दो एंगल, बस समझ रहे हैं, हर एक डिविएशन के लिए कितने इंसिडेंस एंगल होंगे, दो, फिक्स। मिनिमम को अगर छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम तो कुछ नहीं, मिनिमम को अगर छोड़ दिया जाए तो हर एक एंगल ऑफ डिविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे। दिख रहा है ग्राफ में, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, कैसे, अगर ये प्रिज्म है तो आप इधर से देखो, उधर से देखो, अगर आप इधर से देखते हो, ये नॉर्मल है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, थोड़ा सा झुका, थोड़ा सा ये निकला, ये नॉर्मल है, और ये हुआ। इधर से देखोगे, इधर से देखोगे तो वो इमर्जेंस, उधर से देखोगे तो ये इमर्जेंस। मतलब एक प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस में विरोधाभास की स्थिति
हो सकती है जब तक ये ना पता हो कि देख कहां से रहे। तो हम तो मानेंगे ना, हम तो मानेंगे कि आपका ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। उत्क्रमणिका का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, हमने यही तो पढ़ा था। अगर इधर से जाएगी तो इधर से चली जाएगी, इधर से जाएगी इधर से चली जाएगी। तो एक फिक्स वैल्यू है, उसके लिए डेल्टा मिनिमम होगा। इसके अलावा हर एक डेल्टा के लिए दो वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस की। तो क्या ये दोनों वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस? नहीं। एक को हम एंगल इंसिडेंस कहेंगे तो दूसरे को इमर्जेंस कहेंगे। एक को अगर इंसिडेंस कहेंगे तो दूसरे को इमर्जेंस कहना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। दो एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या तात्पर्य है भाई? एक साथ एक प्रिज्म में दो एंगल ऑफ इंसिडेंस का तात्पर्य क्या है? ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए, नहीं आती आती है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहां से आते हैं। अच्छा, क्या जितना I1 से I की बीच की डिस्टेंस है वो I से I2 के बीच की भी है? नहीं, कभी नहीं। I1 से I की डिस्टेंस हमेशा कम होगी I से I2 के बीच की। याद रखिएगा, याद रखिएगा, I माइनस I1 जो होगा उसका मॉड इज ऑलवेज लेस देन I2 माइनस I के मॉड, हमेशा हमेशा। इससे क्या सिद्ध होता है, याद रखिएगा, हमेशा डायरेक्ट पूछा गया ये चीज। अच्छा, इससे क्या सिद्ध होता है कि ये पैराबोला नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि ये ग्राफ पैराबोला नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा देखिए, वो झुका हुआ है उधर, राइट तरफ ज्यादा झुका हुआ है। तो पैराबोला दोनों तरफ अगर 20 एक्सिस खींचा जाए तो बराबर की तरफ झुकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ इज नॉट पैराबोला। पैराबोला नहीं है, इसलिए आप कभी भी इक्वेशन की जरूरत पड़े तो पैराबोला की इक्वेशन इस पे नहीं करना। ठीक है, एडवांस लेवल तक क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं। ठीक है, कि पैराबोला नहीं है, मान लीजिए पूछ लिया है ना कि आई और डेल्टा के बीच का ग्राफ क्या पैराबोला होता है, आप कहेंगे हाँ ऐसे भी होता है। नहीं होता, पैराबोला नहीं है, वो टिल्टेड, झुका, टिल्ट मतलब झुकना होता है, टिल्टेड टुवर्ड राइट, ये राइट की तरफ झुका हुआ है। हाँ, टिल्टेड पैराबोला का ऑप्शन मिले तो आप कह सकते हो पैराबोला है, बस अर्थ वो झुका हुआ। ठीक है, याद रखिएगा इसे, नोट करिए इसको। ये बात समझ में आती है ना कि दो वैल्यू का मतलब क्या हुआ? अगर एक वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरी एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, नोट करिए। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एडवांस आया हुआ, बढ़िया क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर फ्री में मिलना था अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है। डाटा मुझे याद नहीं, और एडवांस में बहुत कम ऐसा होता है कि डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन उठाए जाए, और इरोडो से वो क्वेश्चन उठाया गया था। मैं बार बार इस बुक का नाम देता हूँ, बहुत अच्छी किताब है। और इसका मतलब नहीं कि आप कल ही इरोडो ढूंढने लगो मार्केट में और खरीद लो। क्वेश्चन कहा था, प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन is minimum when ray incident at 35, मतलब 35 मुझे क्लियर याद नहीं है, वैल्यू आप चेंज हो सकती है। लिखा था एक प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम तब है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 35 डिग्री। कहा गया if a ray incident at 20 degree on bridge, then what is R, मतलब इज आर से क्या समझना है, मल्टीपल करेक्ट, मतलब इज भी हो सकता है आर भी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू या कि वैल्यूज
of angle of emergence. ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ऑप्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिएगा उस तरह का ऑप्शन भी देख लीजिएगा। मान लीजिए कुछ ऑप्शन बड़े कुछ कोई फार्मूला नहीं इसके लिए आपके कोई फार्मूला, और ये है एडवांस की ताकत कि ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। कोई फार्मूला है क्या? कोई फार्मूला इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, लगाते रहिए आप कॉन्सेप्ट। उस दिन ये ग्राफ ही काम आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच खींचा गया ग्राफ ही काम में आएगा। तुरंत याद आया कि एक ग्राफ है अपने पास जो कि कुछ ऐसे है ना। यहां पे डेल्टा मिनिमम होगा, कितना होगा हमको क्या पता, पर ये जरूर पता है कि कितना है ये 35 डिग्री, यही था ना। इस एक्सिस में एंगल ऑफ डेविएशन होता है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और इधर एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ये पता था। और ये कहता है कि अगर एक रे 20 डिग्री पर इंसिडेंट हो, चलो भाई चलो 20 डिग्री पर इंसिडेंट, 20 डिग्री पे हो तो एंगल ऑफ इमरजेंसी भाई 20 डिग्री पे है, इसके लिए कुछ डेल्टा होगा, और एक डेल्टा के लिए दो एंगल, एक डेल्टा के लिए एक इधर एंगल है तो एक उधर, तो एक इंसिडेंस तो दूसरा इमरजेंस। स्वाभाविक बात है, इधर की डिस्टेंस ये 15 है तो इधर की डिस्टेंस 15 प्लस होगी। हमने कहा था इन दोनों की डिस्टेंस हमेशा कम होगी उधर वाली डिस्टेंस, तो 15 प्लस 35 में 15 प्लस मतलब 50 प्लस। क्या 50 हो सकता है क्या? नहीं, बराबर नहीं होगा, बराबर होगा तो पैराबोला हो जाएगा, पैराबोला नहीं होता, ये नहीं होगा। कितना होगा ये वाला एंगल? 35 से 15 प्लस 50 प्लस जो भी है चलेगा, 65 भी चलेगा, 55 भी चलेगा, ये दोनों चलेगा। ये खेल था इस क्वेश्चन में, मजेदार क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, एंगल ऑफ डेविएशन से ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन के कुछ क्वेश्चंस हमने पहले किए पिछले लेक्चर में, 15वें लेक्चर में, 16वां लेक्चर है, यहाँ भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस करना सीखा। एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट आप खूब पढ़े हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वो क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कितने मिनट को? 23 है, ठीक। एक टॉपिक लेते हैं हम, डेविएशन को यहीं पे छोड़ते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट की एक छोटा सा हेडिंग, हालांकि अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ है, पर जितना भी कवर हो पा रहा है, बोर्ड का पार्ट अब शुरू होगा, कंपटीशन का पार्ट लगभग यहाँ तक होता है, इससे ज़्यादा कंपटीशन में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। हाँ, पूछने के लिए तो फिर कहीं से भी पूछ लें। खैर चलिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट की हेडिंग लेते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कहते हैं कि जब श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य से आने वाले प्रकाश, व्हाइट लाइट, कहते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के अपवर्तक सतह पर आपतित होती है, then white light incidents on a refracting surface of prism। जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म के अपवर्तक सतह पर आपतित होती है
आपकी तो हो गई व्हाइट लाइट, इंसिडेंट हो गई, तो वह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। क्यों हो गई पता नहीं, तो वह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। और जब वह प्रिज्म से बाहर निकलती है और उसे एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, पर्दा मतलब स्क्रीन, ये घर में लगाने वाला पर्दा नहीं, ठीक है। जब वह प्रिज्म से बाहर निकलती है और एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो उस पर्दे पर 7 रंगों का एक समूह प्राप्त होता है। इस समूह को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण उसको नहीं कहते, इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वो समूह जो मिला है उसे स्पेक्ट्रम, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक बार जब कोई व्हाइट लाइट, व्हेन अ व्हाइट लाइट इंसिडेंट्स ऑन अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म, देन इट सेपरेट्स, अलग हो जाती है, इट सेपरेट्स इन एलिमेंट्री रेज। एलिमेंट्री मतलब अपने अवयवी किरणों में विभक्त हो जाती है। अवयवी किरण में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन 7 से मिलकर ही वो बना था, ठीक है। इट सेपरेट्स इन इट्स एलिमेंट्री रेज एंड when these rays emerged from prism, जब यह प्रिज्म से बाहर निकलती हैं, then make a spectrum. This process is called as dispersion of light. लिखेंगे when, देखिए कैसे, अच्छा देखिए कैसे। इससे पहले क्यों गया हुआ, हमने कहा था कि अलग अलग रंगों का अलग अलग वेवलेंथ होता है। स्वाभाविक रूप से अगर हम अपने स्पेक्ट्रम को देखें, अगर हम, सही है क्या, अगर हम अपने इस विजुअल रेस को देखें, 4000 एंगस्ट्रॉम के साथ इसका वेवलेंथ, 4000 एंगस्ट्रॉम के साथ इसका वेवलेंथ, 8000 एंगस्ट्रॉम के साथ इसका वेवलेंथ, डिविएट सबसे ज्यादा कौन, बैगनी रंग सबसे ज्यादा डिविएट होगा। यहां तक तो सब एक था, क्योंकि हवा में तो कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रिज्म के पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगा, और प्रिज्म पे रिफ्रैक्शन भी अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ के लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होते हैं। मतलब यहां पे एक नॉर्मल हमने खींचा, नो डाउट, पर इस नॉर्मल से सबसे ज्यादा दूर कौन जाएगा, जो सबसे ज्यादा डेविएट होगा। और हमने कहा था कि जिसका वेवलेंथ सबसे कम वो सबसे ज्यादा डेविएट होगा। यहां पे सबसे ज्यादा डेविएट होगा कौन सा, इसलिए सबसे नीचे वहां पे आएगा क्या, सबसे कम डेविएट होगा, सबसे कम। देखिए इस रे को ऐसे सीधा चला जाना चाहिए था, दिख रहा है कि लाइट नहीं, अब देखिए इसको ऐसे सीधा चला जाना था, इससे जो बहुत हल्की डिविएट हुई, बहुत हल्की डिविएट हुई, ये देखिए बहुत हल्की डिविएट हुई, कौन सी होगी ये, रेड। थोड़ा इससे ज्यादा डिविएट हुई, ऑरेंज। थोड़ा इससे ज्यादा डिविएट हुई, येलो। थोड़ा इससे ज्यादा डिविएट हुई, अब कौन सी बची, कौन सी बची, ग्रीन। थोड़ा और इससे ज्यादा डिविएट हुई, कौन सी, ब्लू। थोड़ा और इससे ज्यादा डिविएट हुई, येलो। और सबसे ज्यादा डिविएट हुई, वायलेट। देखिए जाना था, इसको ऐसे सीधा चला जाना था, नहीं जा पाई, क्यों, रिफ्रैक्शन में होता क्या है, डिविएशन किसका सबसे ज्यादा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम, किसका वेवलेंथ सबसे कम, बैगनी का सबसे ज्यादा डिविएट हुई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो 7 प्रकार की किरणें इस पे इंसिडेंट हुई है, तो रिफ्रैक्शन भी 7 प्रकार का होगा, हाँ, इसका सबके लिए अपना अलग अलग नॉर्मल होगा, सबके लिए अपना अलग अलग नॉर्मल होगा, और सब नॉर्मल से दूर जाने का प्रयास
करेंगी क्या? दिख रहा है ये? दिख रहा है क्या? दिख रही है? ठीक है, अगर हम वहां पे, ठीक है, ये रेज जा रही थी, ये रेज रिफ्रैक्ट होके ऐसे गई हैं, अगर हम एक स्क्रीन लगा दें, लो एक हमने स्क्रीन लगा दी, लो भाई हमने स्क्रीन लगा दी, तो वहां पे जो बढ़िया चमक प्राप्त होगी ना, ये वो इंद्रधनुष बढ़िया दिखेगा। हाँ भाई, सबसे नीचे किया वायलेट, ये बढ़िया स्पेक्ट्रम। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण। कोई आपसे पूछे ये होता क्यों है, आप क्या जवाब कहेंगे? क्योंकि अलग अलग रंगों की वेवलेंथ अलग अलग होती है, इस हिसाब से प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा डिविएट होगा, क्योंकि बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए वो सबसे ज्यादा डिविएट होगी, वो स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे दिखेगी। लाल रंग का सबसे ज्यादा है, सबसे कम डिविएट होगी, सबसे ऊपर दिखेगी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, मतलब आज से पहले आप जानते थे कि डिफ्यूजन ऐसे लिखा जाता है, पर बैगनी सबसे नीचे क्यों? क्योंकि उसका डिविएशन सबसे ज्यादा, डिविएशन सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन। आपको क्या है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्या है पता चल गया ना? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो व्हेन एनी व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, आप लिखेंगे, वो तो एक्सप्लेन मैंने किया था पहले। When any white light passes through a prism, then it divides, it separates in its elementary rays. It separates in its elementary rays. This incident of light is called as dispersion of light. फिर क्या क्यों होता है, रीजन क्यों होता है? आप जानते हैं, जो भी अभी हमने बताया है ना, वेवलेंथ अलग होती है, उसका डिविएशन एंगल अलग होता है, आपको एक्सप्लेन करना है। 4 नंबर क्वेश्चन मिलता है यहाँ से, देखिएगा बढ़िया, आप बढ़िया प्रिज्म बनाएंगे, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, यहाँ पे आप प्रिज्म लिखेंगे और नीचे लिखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, बढ़िया ऐसे दर्शाएंगे, इसको आप इंसिडेंट लाइट कहेंगे, मतलब सब कुछ ऐसे। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन नाम का एक टर्म आएगा, कल ओमेगा से डिनोट करेंगे उसको, क्वेश्चन नहीं बनते वहां से नॉर्मली। खैर देखेंगे कल, तब तक देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए, कमेंट जरूर किया करिए, हमारा उत्साह बढ़ता है। तब तक देखते रहिए, ऑल द बेस्ट।